एक, एग्जिट पोल को ओपिनियन पोल भी कहा जाता है। 2, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाता है। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी केवल दो। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा मूल्यह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मुद्रा मूल्यह्रास देश की निर्यात गतिविधि को बढ़ाता है। 2, इससे भारत की यात्रा महंगी हो जाती है। 3, इससे विदेश से प्रेषण प्राप्त करने वाले लोगों को लाभ मिलता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, या फिर डी एक, दो और तीन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यूरेशियाई आर्थिक संघ यानी EAEU के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये अपनी सीमाओं के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम के मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। 2, यह यूरोपीय संघ का एक कार्यकारी निकाय है। 3, बेलारूस गणराज्य यूरेशियाई आर्थिक संघ का सदस्य देश है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, या फिर डी केवल एक और तीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह जास्कर श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। 2, तीस्ता और धनसारी इसकी सहायक नदियां हैं। 3, इसमें साल में 2 बार बाढ़ आती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, या फिर डी एक, दो और तीन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2, प्रत्येक पंजीकृत कर्मचारी को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला ई श्रम कार्ड जारी किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। 2, यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राज्य स्तरीय वैधानिक निकायों जैसे निकायों का स्थान लेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संयुक्त राष्ट्र महासभा को यह निर्धारित करता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापन कब और कहां तैनात किया जाना चाहिए। 2, वर्तमान में शांति स्थापन विभाग के नेतृत्व में 12 शांति स्थापन चल रहे हैं। 3, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापनों को संघर्ष के मुख्य पक्षों की सहमति के बिना तैनात किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, माओवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह दक्षिणपंथी उग्रवाद है। 2, भारत में यह नक्सलवाद का पर्याय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी केवल दो। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इस एजेंसी की उत्पत्ति अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा को दिया गया संबोधन था, जिसका विषय शांति के लिए परमाणु था। 2, शासक मंडल IAEA का एकमात्र नीति निर्माता निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस सेशन का 10वां और अंतिम प्रश्न, राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने हाल ही में मिस्र के काहिरा में एक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ये निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? ए बैडमिंटन, बी रोइंग, सी तीरंदाजी, या फिर डी निशानेबाजी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी निशानेबाजी। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं।
हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा रोग फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम के कारण हो सकता है। एक, पीरियोडोंटल रोग, मसूड़े की बीमारी, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल या गले की सूजन, या फिर पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। दिए गए कूट का इस्तेमाल कर आपको सही उत्तर चुनना था। तो ऑप्शन से ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन डी 1, 2 और 3। एक हालिया अध्ययन में मुंह के ट्यूमर में एक बैक्टीरिया फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम की उपस्थिति की पहचान की गई है। फ्यूसोबैक्टीरियम बैक्टीरियोइड्स के समान एनारोबिक नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया का एक जीनस है। फ्यूसोबैक्टीरियम की कई प्रजातियां हैं, लेकिन मानव रोग से सबसे अधिक संबंधित एफ नेक्रोफोरम है। यह पीरियोडोंटल रोग, टॉन्सिलाइटिस, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस और गले की नस के थ्रोम्बोफ्लीबिटिस लेमियरे सिंड्रोम के कारण है। इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह मिशन सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के सपने का समर्थन करता है। 2, इस मिशन को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है विकल्प ए। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM ने देश के स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग इकोसिस्टम को विकसित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। NSM की घोषणा 2015 में की गई थी। यह सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के सपने का समर्थन करता है। इसलिए कथन 1 सही है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का संचालन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC पुणे और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा लागू किया जा रहा है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है विकल्प ए केवल 1। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंड को परिभाषित किया गया है। 2, अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। 3, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1950 ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों की बात की। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। तो सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। दरअसल हाल ही में गुजरात सरकार ने पाल दाधव नरसंहार के 100 वर्ष पूरे होने को चिन्हित किया। पाल दाधव नरसंहार में आदिवासी क्रांतिकारियों को ब्रिटिश गोलियों का शिकार होना पड़ा था। 1931 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में रहने वाली पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंड को परिभाषित नहीं करता है। 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का प्रयोग स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में किया गया था। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं में पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों की बात की। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 366(25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का पहला प्रयास था। 2, इसके रोवर को विक्रम साराभाई के नाम पर कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत के 2017 चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर एक उपकरण ने चंद्रमा के ऊपरी वायुमंडल में एक महत्वपूर्ण गैस के वितरण के बारे में नए अवलोकन किए हैं। चंद्रयान 2 लगभग 3877 किलोग्राम का एक एकीकृत 3-in-1 अंतरिक्ष यान है। इसमें चंद्रमा का एक ऑर्बिटर विक्रम साराभाई के नाम पर जिसका नाम है, लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल हैं।
इसलिए कथन 2 सही नहीं है। ये सभी चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त हैं। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने का भारत का पहला प्रयास था, इसलिए कथन 1 सही है। इसरो ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना बनाई थी। हालांकि लैंडर विक्रम वहां मुश्किल से उतर पाया था। इसका ऑर्बिटर, जो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में है, की मिशन अवधि 7 वर्ष की है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय यानी UNHRC का एक हस्ताक्षर करता है। 2. जस्टिस बिंदल समिति बच्चे के सर्वोत्तम हितों के बारे में बात करती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दरअसल हाल के दिनों में पासपोर्ट और पैन कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन नए बदलावों के तहत कोई भी आवेदक अपने पासपोर्ट और पैन कार्ड में अपनी मां का नाम प्रस्तुत कर सकता है। भारतीय कानून नाबालिग के संरक्षण के मामले में पिता को ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय यानी UNHRC का एक हस्ताक्षर करता है, इसलिए कथन 1 सही है। किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में UNHRC से बच्चे के सर्वोत्तम हितों की परिभाषा को शामिल किया गया है। जस्टिस बिंदल समिति की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि UNHRC के मद्देनजर बाल हिरासत से संबंधित मामलों में बच्चे के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि हैं, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए गैर लाभकारी कंपनी है। 2. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI लेन देन वर्तमान में NEFT के बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा संचालित प्रणालियों में दूसरा सबसे बड़ा लेन देन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI 123 पे लॉन्च किया है। यह फीचर फोन पर UPI भुगतान करने की अनुमति देता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए अम्ब्रेला संगठन है। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और भारतीय बैंक संघ यानी IBA की एक पहल है। यह कंपनी अधिनियम 1956, अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी कंपनी है। इसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना है, इसलिए कथन 1 सही है। UPI वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न, नीदरलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी भूमि सीमा केवल 3 देशों के साथ लगती है। 2. पड़ोसी देशों में स्वीडन के साथ इसकी सबसे बड़ी सीमा लगती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के अपने समकक्ष मार्क रूट से फोन पर बात की और यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। नीदरलैंड पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। इसके कैरिबियन में कुछ विदेशी क्षेत्र भी हैं। यह नीदरलैंड राज्य के 4 घटक देशों में सबसे बड़ा देश है। नीदरलैंड में 12 प्रांत शामिल हैं, जो पूर्व में जर्मनी की सीमा, दक्षिण में बेल्जियम और उत्तर पश्चिम में उत्तरी सागर से सटा है, इसलिए दोनों कथन सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी VVPAT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. VVPAT को पारदर्शी कांच के बक्से में रखा जाता है, जिससे केवल रिटर्निंग ऑफिसर ही वोट देख सकता है। 2. फिलहाल VVPAT पर्चियों की गिनती प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र में यादृच्छिक ढंग से चुने गए मतदान केंद्र में की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में और अधिक मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी मिलान के लिए एक याचिका पर तत्काल विचार करने से इनकार कर दिया है। वीवीपीएटी एक ऐसी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल चुनावों में यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि नागरिक का वोट सही तरीके से डाला गया है। वीवीपीएटी का मतलब वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है। वीवीपीएटी को पारदर्शी कांच के बक्से में रखा जाता है जिससे मतदाता अपना वोट देख सकता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। मतदाता पर्ची लगभग 7 सेकंड के लिए मतदाता को दिखती रहती है, फिर इसे भंडारण बक्से में गिरा दिया जाता है और एक बीप से इस क्रिया की पुष्टि होती है। वीवीपीएटी को मतदान अधिकारी देख सकते हैं लेकिन मतदाता नहीं। इस समय चुनाव की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यादृच्छिक तौर पर चुने गए मतदान केंद्र में वीवीपीएटी पर्चियों की गिनती की जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वर्ष 2016 में पेश किया गया था। 2. इस योजना के तहत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। डायलॉग टूवर्ड्स क्लीन एयर नामक 2 दिवसीय संवाद में उज्ज्वला योजना के विस्तार पर चर्चा की गई। मई 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी MOPNG ने एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए रसोई गैस जैसे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना है, जो पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि का उपयोग कर रहे हैं। खाना पकाने में पारंपरिक ईंधन के उपयोग से ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ा है। यह योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य था, इसलिए दोनों कथन सही हैं और इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यौन सहमति की आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी है? ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी बांग्लादेश या फिर डी फिलीपींस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी फिलीपींस। फिलीपींस ने यौन सहमति यानी सेक्सुअल कंसेंट की आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी है, इसलिए विकल्प डी सही है। राष्ट्रपति रोड्रिगो रोआ दुतेर्ते ने दुर्व्यवहार, शोषण और भेदभाव के खिलाफ बच्चों के विशेष संरक्षण अधिनियम में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक यह देश दुनिया में यौन सहमति की सबसे कम उम्र वाला देश था, जिसमें लगभग 5 में से 1 बच्चा यौन हिंसा का अनुभव कर रहा था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी फिलीपींस। अब बारी है आज के सेशन के 10वें और अंतिम प्रश्न की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को तुरंत स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाता है। 2. उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम ले जाने वाले वाहनों के पीछे यात्रा कर सकते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। चुनाव की तारीख के करीब ईवीएम को पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है। यदि किसी पार्टी का कोई प्रतिनिधि अनुपस्थित है तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों की एक सूची पार्टी कार्यालय के साथ साझा की जाती है। मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम को तुरंत स्ट्रांग रूम में नहीं भेजा जाता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। पीठासीन अधिकारी को मशीनों में दर्ज मतों का लेखा जोखा तैयार करना होता है। इसकी एक सत्यापित प्रति प्रत्येक उम्मीदवार के मतदान एजेंट को प्रदान की जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को मोहरों पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति है, जिससे वे छेड़छाड़ के किसी भी संकेत की जांच कर सकते हैं। उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम ले जाने वाले वाहनों के पीछे यात्रा करते हैं, जो अक्सर मतगणना केंद्र के पास स्थित होते हैं। इसलिए कथन 2 सही है और हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी केवल 2। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2. CEC कभी भी इस्तीफा दे सकता है या अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी उसे हटाया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।